हम गांव गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे। नमस्कार, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। मुझे याद है जब अपने मोदी जी आए थे तो उनका पूरा एक बनाया गया था, उनके बारे में ऑरा बनाया गया था कि बहुत आक्रामक है, बहुत ही मतलब काम न करो तो चढ़ बैठते हैं, इस तरीके की तमाम बातें कही गई थी। और ये था कि उनके सामने कोई टिकता नहीं, ये सब सारी बातें, उनका एक पूरा ऑरा बनाया गया था ताकि लोग उनके ऑरे में आ जाएं। लोग आ भी गए, ऐसा नहीं है। और विश्वगुरु तो खैर हैं ही है और डंका बज रहा है, ये सब पूरा बनाया गया था। लेकिन बाद में जब अब 8-10 साल की अवधि बहुत होती है, बाद में जब 8-10 साल बीत गए तो ये पता चला कि दरअसल अपने मोदी जी बहुत सीधे और शरीफ आदमी हैं, और साथ ही साथ उनको कहना चाहिए कि थोड़ा सा डरपोक भी हैं। और इसीलिए जब भी कोई मुसीबत का समय आता है तो वो भाग खड़े होते हैं। ये पूरा 10 साल में जो दिखाई दिया वो उनके बारे में, उनके जो टोटल पर्सनैलिटी है उसका जो मूल्यांकन वो ये है कि वो सीधे साधे भोले आदमी हैं और थोड़ा डरपोक भी हैं। थोड़ा जैसा ही कोई दिक्कत आती है वो निकल लेते हैं जगह से। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हाल ही की बात है, लेटेस्ट बात है कि बड़ौदा में जब वो रैली कर रहे थे तो जैसी खबरें छन के आ रही हैं, रैली में भीड़ जुटाने के लिए तमाम लोग लगाए गए थे, ख़ासतौर से अफसरान और पुलिस वाले। तो वो उसमें से एक पुलिस वाला इस कदर परेशान हुआ, जाहिर सी बात है भयानक गर्मी है, उससे वो वहीं पर उसको हार्ट अटैक हुआ एट द स्पॉट, वो मर गया। तो बजाय उसके बारे में पूछताछ करने, ये सब करने के, मोदी जी धीरे से निकल लिए। ये उनका मूल स्वभाव है, उसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। और जैसे क्या होता है कि मोदी जी को लगता है कि उनके अलावा बाकी पूरी पब्लिक मूर्ख है, इसीलिए आजकल वो घूम घूम के भाषण दे रहे हैं कि आप लोग चीन का सामान न खरीदिए। ठीक, अब एक सीधी सी बात है कि अगर आप चाहते हैं कि चीन का सामान न खरीदा जाए तो पहली चीज़ थी जो भारत का जो पूरा इंडस्ट्री का पूरा सेटअप था वो आपने क्या नाम है वो नोटबंदी करके और वो सब क्या नाम है GST वगैरह लगा के नष्ट कर दिया। जब नष्ट कर दिया तो जाहिर सी बात है आदमी सामान कहीं ना कहीं से तो लाएगा ही रोज़मर्रा का, वहाँ से चीन से आने लगा। और चीन से सामान मंगाने में आपको फ़ायदा भी हुआ कि चीन से सामान मंगाने में जो लोग शामिल हैं उसमें अडानी अंबानी जैसे लोग हैं जो आपकी पार्टी को फंड देते हैं। तो वो एक सिस्टम पूरा बन गया कि चीन से सामान मंगाए, यहाँ बेचिए। वैसे भी मैंने पहले भी कई बार कहा है, फिर कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसको बर्बाद करके मोदी जी ने परचूनियों में बदल दिया। जितने भी अडानी अंबानी जितने भी सब परचूनी हैं, ये बनाते कुछ नहीं, कहीं से सामान लेकर के हिंदुस्तान में बेच देते हैं, जिसको देशी भाषा में परचूनियाँ कहा जाता है। जैसे हम लोगों के मोहल्ले में परचूनी होते हैं, बड़ी दुकानों से सामान लाए यहाँ ला के बेच दिया, वही काम अडानी अंबानी को आप समझ लीजिए कि वो इंटरनेशनल स्तर के परचूनी है, दुनिया भर से सामान खरीदा यहाँ ला के बेच दिया, यही सिस्टम है। तो अब ऐसे में जाहिर सी बात है चीन की प्रासंगिकता बढ़ना ही था। चीन की प्रासंगिकता बढ़ी और लाखों करोड़ रुपए का कर्जा हो गया, और वो चीन इतना ठीठ भी हो गया कि अभी पाकिस्तान की लड़ाई के साथ उसने खुद शामिल होकर राफेल मार गिराया जैसी खबरें आ रही। और ये कुछ बोल नहीं रहे, इसलिए जाहिर जैसे मैंने कहा कि वो मौके से भाग खड़े होते हैं। तो राफेल के बारे में जब सवाल पूछते हैं राहुल गांधी जवाब ही नहीं देते। ये सब कुल मिला के काम करते। अब वो लोगों से कह रहे हैं कि चीन का सामान मत खरीदिए। अगर आप चाहते हैं कि चीन का सामान ना खरीदा जाए तो वो तो पाबंदी लगा दीजिए। उतरा करने की उनकी हिम्मत नहीं है। हिम्मत होती तो शी जिनपिंग को बुला के साबरमती में झूलाते। ये सब सारी बातें हैं, पब्लिक समझ गई है। बहरहाल
अब एक चीज़ और भी देखिए उनकी मानसिकता देखिए, खैर ये मानना तो पड़ेगा कि भारत के इतिहास में वो मोहम्मद शाह रंगीला के तौर पे जाने जाएंगे। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मोहम्मद शाह रंगीला और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों का जो मिक्सचर होगा, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो सनकी था और मोहम्मद शाह रंगीला जो था वो अपने में मस्त रहता था, उससे कोई लेने देने नहीं था। तो बहरहाल तो कुल मिला के ये उनकी स्थिति। अब वो कह रहे हैं कि साहब वो कश्मीर की जो समस्या है वो नेहरू जी की खत शुरू की गई है, कल ही उन्होंने कहा किसी मीटिंग में, और जो पहलगाम का हादसा हुआ वो नेहरू जी की देन। अब बताओ नेहरू जी को मरे कितना साल हुआ, उनकी लड़की भी मर गई, उनका नाती भी मर गया, और अब उनको नेहरू जी याद आ रहा था। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक भारतीय जनता पार्टी वालों को एक काम करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक तो वो लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मानते हैं, लेकिन संरक्षक उनको जवाहरलाल नेहरू को बना देना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू की करनी गिनाते गिनाते ही भाजपा जो है 2 बार पावर में आ चुकी है। और मुझे लगता है कि जो उनका लक्षण है, जिस तरीके का उनका ये जो 3 साल का कार्यकाल रहा है, सॉरी मोदी जी का 2 बार का कार्यकाल रहा है, वो अटल बिहारी का और दूसरे नरेंद्र मोदी का, 2 साल के कार्यकाल के बाद भी, 2 लोगों के कार्यकाल के बाद भी उनके पास गिनाने के लिए कुछ खास नहीं सिवाय नेहरू को गिरियाने की। यही बात है। अब आजकल इंदिरा गांधी को लेकर के तरह तरह की फूड़ मजाक आने लगे हैं सोशल मीडिया में। तो ये मान के चलिए कि अब जो अगली जो सरकार जब भी भाजपा की आएगी, जब भी आएगी, तो उसकी उस बार गाली देने का काम इंदिरा गांधी को होगा, नेहरू जी को नहीं होगा, क्योंकि ये काफ़ी समय हो गया और इसीलिए इस बार तैयार किया जा रहा है। इंदिरा गांधी को गाली देकर के अगले टर्म की तैयारी की जा रही है। एक तो हुई ये बात। दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा कि नेहरू अपने मोदी जी जो है थोड़ा सा जैसे कोई मौका आता है भाग खड़े होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सब जान ही रहे हैं, बात चल रही तो बता रहा हूँ, पुलवामा में हमला हुआ, मोदी जी नहीं गए। उरी में सब हुआ, मोदी जी नहीं गए। अभी पहलगाम में हुआ, मोदी जी नहीं गए। दुनिया भर में घूम रहे हैं, लेकिन जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जाएंगे। पता नहीं क्यों नहीं जाते, भगवान जाने। वो मैंने कहा ना कि थोड़े डरपोक भी हैं। उनको लगता है कि जिन आतंकवादियों ने घटना की है वहाँ हमारे जाने पर कुछ कर दे। जब सब ठीक रहेगा तो वो कहो क्या नाम है, वर्दी पहन करके वहाँ कारगिल में चले जाओ, जवानों की शादी वादी मनाने लगे। वैसे नहीं, कहीं नहीं जाते। जब जाने का समय आता है तो मोदी जी मौन धारण कर लेते हैं। अब जैसे भी सर्वदलीय बैठे हुए, उसमें से मोदी जी गायब हो गए। मोदी जी जानबूझ करके कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते जिसमें अल्टीमेटली जिम्मेदारी उनके सिर आए, उनसे पूछा जाए। वैसे भी हालांकि जिम्मेदारी से बचने का एक बहुत अच्छा तरीका उन्होंने अख्तियार कर रखा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करते ही नहीं। लेकिन बहरहाल अब उसके जो लाइए आखिरी बात कह के मैं बात ख़त्म करूँगा कि मोदी जी का मानना है कि उनके अलावा और उनकी पार्टी के अलावा पूरी दुनिया में मूर्ख हो रहे हैं। ठीक है भाई, अगर किसी का मानना है तो क्या किया जा सकता है। उसी मानसिकता के तहत वो यहाँ पर अनर्गल बातें करते रहते, जिसमें से एक अनर्गल बात थी कि हमने जो है रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। ठीक, अब मोदी जी को लगता है कि असल में चक्कर क्या, मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसका आदर्श पेशवा, और वो पेशवा की ही क्या नाम है, जो काम पेशवा किया करता था वही काम ये लोग भी कर रहे हैं। जबकि समय बदल गया है। पेशवा के ज़माने में जो मीडिया था उसकी गति इतनी तेज़ नहीं थी, तो पेशवा हिंदुस्तान के अंदर जो भी चाहता था करता था, बकवास करता था, कोई उसको ध्यान नहीं देता था। जो शक्तियाँ यहाँ सक्रिय थी अंग्रेज़, वो समझ गए पेशवा की मूर्खता, तो उसको मार गिराया उन्होंने। यहाँ पर अब ज़माना बदल गया है। आपकी जहाँ आपने कोई मूर्खता की वो दुनिया भर में फैल जाती है, और उस मूर्खता का जो ये कह लीजिए कि जो या बड़बोलेपन का जो नतीजा सामने रूस यूक्रेन का युद्ध तो आपने रुकवा दिया। अब वो बड़बोलापन पूरी दुनिया ने सुना और देखिए कि बुरी युद्ध रुकवा रहे हैं। उसका नतीजा है कि जब सचमुच भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो कोई देश हिंदुस्तान के सामने नहीं आया। ये मानी बात है, सब देश समझ गए, इनकी असलियत खुल के सामने आ गई कि या तो ये बड़बोला आदमी है इससे। और बड़बोलेपन का एक जो सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ, ख़ासतौर से पहलगाम के मसले में खुल के सामने आया कि सारे ही देशों ने इस पूरी प्रक्रिया से अपने आप को अलग कर दिया। उनके समझ गए कि दरअसल उनके दिमाग में ये आया कि पता नहीं क्या हुआ वहाँ पर, ये अपनी बात कर रहा है, वो अपनी बात कर रहा है। लेकिन कुल मिला के मामला संदेहास्पद लग रहा है, इसलिए पूरी दुनिया ने मोदी जी से किनारा काट लिया। जो बात समझ में आई हुई है, और जो विश्वगुरु का डंका बज रहा था वो डंका जो था फट गया। फिलहाल यही सच्चाई है। फटे डंके के साथ अब मोदी जी जो है अब हिंदुस्तान में घूम घूम के डंका बजा रहे हैं। देखिए हिंदुस्तान का डंका कब तक चलता है देखिए। कुल मिलाकर की बात यही है कि मोदी जी एक अयोग्य आदमी है जो मौके से भाग खड़े होते हैं। बाकी उनके बारे में जो सब फैलाया गया था वो सायास फैलाया गया था, उसका नतीजा भी सामने आया। एक अयोग्य आदमी ने 10 साल प्रधानमंत्री तो कर दिया, उतना काफ़ी। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फिलिस्तीन के ऊपर कोई गलत हो रहा है तो हमने कहा कि 1974 में पीएलओ को हम पहले देश थे जिन्होंने मान्यता दी। 83 में नॉन अलाइन मूवमेंट का जो मीटिंग हुआ दिल्ली में, उसमें हमने यासिर अराफात को बुलाया। 88 में पहला हम देश थे जिसने कि फिलिस्तीन एक देश के तौर पर मान्यता दे दी। और आज भी माननीय मोदी जी ने 2200, 2300, 2400 फिलिस्तीन के लोगों को कैसे खाना जाएगा, हम खाना भिजवा रहे हैं। कोविड में उनको हमने इंजेक्शन दिया, कुवैत को भी दिया तो उनको भी दिया। और प्रत्येक साल भारत सरकार अपने बजट में, इवन इस साल भी $39 मिलियन जो है हमने रख रखा है जो फिलिस्तीन की सहायता देंगे। आप जो है, हम वहां से बैठकर फिलिस्तीन के लिए जितना कर सकते हैं आप उसको करो। वो एक ऐसा राष्ट्र है इजराइल जो किसी की बात नहीं मान रहा है। हमने कहा कि नेशनल डे का परेड हुआ अमेरिका में, आप अमेरिका के साथ जो है यहां बिजनेस कर रहे हो, आप हमको जैसा रास्ता दिखाओगे हम साथ हैं। हम टू नेशन थ्योरी की बात मानते हैं कि इजराइल अलग देश है, फिलिस्तीन अलग देश है, और कहीं भी हिंसा हो भारत उसके खिलाफ है।